Hi guys, welcome back to my channel. Myself Niyati Gupta from Gupta Classes. So हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में एक तो चैप्टर का मतलब समझाया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं वो बताए थे, कौन सी कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स, उनसे क्या क्या डिजीजेस होती हैं, और जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या क्या चीज में हमें बेनिफिट कर सकते हैं, और कुछ पिछली क्लास में ही बता दी थी। अब ये 3 टॉपिक्स हमारे बेनिफिट्स में रह गए हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है। तो पहले ये पढ़ते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्मफुल, कि हार्म क्या क्या होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अच्छा, अगर इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले चैप्टर की, अगर वो नहीं देखी है तो पहले जाओ और वो देखो। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके पहले वो वाली वीडियो देखना, उसके बाद ही इस पे आना, क्योंकि अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो यहाँ का समझ में नहीं आएगा कि क्या बात हो पा रही है यहाँ पे। ठीक है, ओके। फर्स्ट टॉपिक इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पिछली वाली में हमने क्या पढ़े थे? कमर्शियल यूज पढ़ लिया था, इडली वगैरह कैसे बनता है, केक, कर्ड, ये सब पढ़ लिया था। ओके, सो हियर आर द क्वेश्चंस फॉर दिस वीडियो। जिन लोगों ने पहली वाली वीडियो देख ली है कि कर्ड कौन से बैक्टीरिया की हेल्प से बनती है, और सॉइल की फर्टिलिटी कौन से बैक्टीरिया से इंक्रीज होती है, ये चीज आप लोग कमेंट में मुझे मेंशन कर देना, मतलब आंसर लिख के भेज देना। एटलीस्ट मुझे रिस्पॉन्ड किया करो यार। मतलब आप लोग वीडियो देख लेते हो, वीडियो देख के चले जाते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, कुछ नहीं करते हो। थोड़ा रिस्पॉन्ड किया करो ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि मैं वीडियो डालूं आप लोगों के लिए। मुझे पता है आप लोग वीडियो देख रहे हो, बट कुछ रिस्पॉन्ड भी जरूरी है कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, या कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी कमेंट किया करो। ओके, सो दीज आर 2 क्वेश्चंस कि आपको बैक्टीरिया का नाम बताना है जो कर्ड में प्रेजेंट होता है, लाइक जिससे कर्ड की फॉर्मेशन होती है और जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, N2 फिक्सेशन जिससे होती है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मेरे को लिख के कमेंट में भेज देना। अब आगे पढ़ते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम यहाँ पे उन्हीं के बारे में आज बात करने वाले हैं मेडिसिनल यूज में। अब कभी भी हमारी तबीयत खराब होती है तो हमें क्या सजेस्ट करते हैं डॉक्टर की? एंटीबायोटिक्स ले लो। अब एंटीबायोटिक हर सिचुएशन में भी नहीं ली जाती, किसी किसी सिचुएशन में ही। जैसे कि जब आपको कफ बहुत ज्यादा हो गया है प्लस फीवर भी है, तो कोई बोलता है कि हाँ भाई इसको एंटीबायोटिक अब ले लेनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि किसी को फंगल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, तो उसको सजेस्ट किया जाता है कि तुम्हें तो एंटीबायोटिक लेनी ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन चीजों को बोलते हैं एंटीबायोटिक। सो एंटीबायोटिक क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और मल्टीप्लाई होने से रोकता है, और जितने वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें भी खत्म कर देता है। ठीक है, सो दीज मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सच मेडिसिन्स आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। उसके बाद ये जो सोर्सेज हैं जिससे ये एंटीबायोटिक बनती है वो कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया और फंजाई। मोस्टली यही यूज होते हैं ये एंटीबायोटिक्स को बनाने में। ओके, आगे अब कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये तीनों जो हैं ये एंटीबायोटिक्स हैं जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करा जाता है बाय द डॉक्टर्स। बट जो एंटीबायोटिक्स होती हैं हमेशा डॉक्टर से प्रेफर करके ही लेनी चाहिए कि हम ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि बाय चांस आपको कभी कुछ और केस लग रहा हो और डॉक्टर को कुछ और केस लग रहा है, तो वहां पे डॉक्टर कुछ और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा आपको। ये नहीं, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो, आपको नहीं पता।
अब ये नहीं कि आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये 3 एंटीबायोटिक्स हैं जो डॉक्टर फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं तो इनको खा लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अच्छा, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो पेनिसिलिन है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो इन्वेंट करी गई थी, डिस्कवर की गई थी। बट किसने करी थी? वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी ये डिस्कवर। ओके, अब जैसे कि आपने एंटीबायोटिक ली तो वो क्या करेगी, मैंने आपको अभी बताया कि आगे ग्रो होने से रोक देगी उस बैक्टीरिया को, और जितना हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा उसको भी खत्म कर देगी। द मेन यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज दिस, डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज दिस ओनली। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, वैक्सीन पे आते हैं। ओके, अगर हम अभी करंट सिचुएशन की बात करें, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी आपसे इस करंट सिचुएशन की बात को लेके बहुत ज्यादा आप लोगों को टॉपिक समझाने की कोशिश करी थी, दैट इज कोरोना वायरस। अभी आप लोग देख रहे हो कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो लग रही है, जैसे कि कोविशील्ड हो गई, कोवैक्सीन हो गई, स्पुतनिक हो गई। ठीक है, तो ये जो 3-4 वैक्सीन हैं वो किसकी हैं? कोरोना वायरस की हैं। अब ये किस चीज में हेल्प करती हैं कि एक बारी अगर हमें किसी भी चीज की वैक्सीन लग गई, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, टीबी हो गया, या हेपेटाइटिस हो गया, या फिर ये जो सेम चीज कोरोना वायरस हो गई, बीसीजी हो गई, ये सारी क्या होती हैं? वैक्सीन होती हैं। ठीक है, अब ये हमें एक बारी लग गई तो हमें क्या होगा कि इन डिजीजेस से प्रिवेंट किया जाएगा कि अगर हमें ये डिजीज हुई भी तो इतने ज्यादा बड़े अमाउंट पे, लाइक इतनी ज्यादा इफेक्टिवली ये डिजीज हमें नहीं हो सकती है कि इट मे लीड टू डेथ। ओके, जैसे कि अभी आपने देखा कि कोरोना वायरस से इतनी ज्यादा डेथ्स हुई, इतनी ज्यादा मौतें हुई कि क्योंकि कोरोना वायरस ने इतना ज्यादा इफेक्ट किया लोगों को, है ना। तो अब क्या है, वैक्सीन लगने के बाद कि मे भी कोरोना वायरस तुम्हें हो सकता है, दोनों डोजेस लगने के बाद भी हो सकता है, बट वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा कि इट में लीड यू टू डेथ। वो ठीक हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा बॉडी पे, बट डेथ नहीं होगी और हो भी सकता है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको उस चीज से प्रिवेंट भी करा जा रहा है कि ज्यादा हार्म भी ना हो और डेथ भी ना हो। तो इस चीज के लिए वैक्सीनेशन होती हैं बेसिकली। अब देखो, व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी, दे प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। क्या प्रोड्यूस कर देता है? एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर घुस गया जिसने हमें डिजीज करनी शुरू कर दी, मान लो कि आपको फीवर हो गया। आप ये चीज नोटिस करते होंगे कि अगर आपको फीवर 1 साल हो गया है तो फिर अब आपको फीवर कुछ टाइम बाद ही होगा। कुछ टाइम बाद मतलब 1 या 2 साल बाद, बाकी आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा क्यों होता है? एक बार आपको फीवर हुआ, उसने एंटीबॉडीज बना ली, वो एंटीबॉडीज जो हैं वो उस वायरस से या उस बैक्टीरिया से फाइट करेंगी कि हाँ भाई हमारी जो अंदर की डिजीज है ठीक हो जाए। और ये एंटीबॉडीज कौन बनाता है? WBC बनाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमारी बॉडी में जो भी बैक्टीरिया या वायरस एंटर कर गया है उससे फाइट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज डेवलप हो गई। अब उसने फाइट करा कि भाई तुम निकलो हमारी बॉडी से, तुम हमारी बॉडी को हार्म कर रहे हो, हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हो। तो उसने फाइट करा, एंटीबॉडीज उस फाइट में जीत गई। तो उन एंटीबॉडीज को कुछ टाइम तक याद रहता है कि इस बैक्टीरिया या इस वायरस को अगर उसने कभी हमारी बॉडी में दोबारा एंटर करने की कोशिश करी तो उसको कैसे टैकल करना है। ठीक है, सेम गोज विद अभी जो करंट सिचुएशन की कोरोना वायरस पे आ जाओ दोबारा, कि अभी जैसे उसकी वैक्सीनेशन हो रही है, क्या बोला गया है कि 8-9 महीने बाद दोबारा से हमें वैक्सीन लगवानी है। क्यों लगवानी है? क्योंकि उन माइक्रोब्स का, क्योंकि इसकी कोई अभी परमानेंट वैक्सीनेशन नहीं आई है। ठीक है, तो उसका क्या बोला गया है कि दिस इज टेम्परेरी वैक्सीन, आपको हर 8-9 महीने में वैक्सीनेटेड होना ही पड़ेगा। अब जैसे जिनको माइल्ड कोरोना वायरस होके निकल चुका है, कि जिनको ज्यादा हार्म नहीं हुआ, जिनकी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं करा कोरोना वायरस ने, उनको क्या बोला गया है
कि उनको 8-9 महीने तक या 11 मंथ्स तक कोई भी वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी में खुद ही एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है उससे फाइट करते हैं और कुछ टाइम तक याद रखते हैं कि हाँ भाई, अगर ये बैक्टीरिया या ये वायरस हमारी बॉडी में दोबारा एंटर करा तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे या कैसे उससे फाइट करेंगे, ताकि हमारे को वो डिजीज ना कोई कॉज कर पाए। ठीक है, सो दिस इज एंटीबॉडीज। अच्छा, अब वैक्सीनेशन में क्या होता है, ये होता है बेसिकली इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी। किसी हेल्दी बॉडी में अगर हम वीक या फिर डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट कर दें तो क्या होगा, द बॉडी फाइट, वो बॉडी उससे फाइट करेगी। बॉडी मतलब वो जो एंटीबॉडीज डेवलप होंगे उसके लिए वो उससे फाइट करेंगे एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया, और उस वो जो बैक्टीरिया या फिर वायरस जो हमारी बॉडी में एंटर करा है उसको किल कर देंगे बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। और यही एंटीबॉडीज अब इसको कुछ टाइम तक याद रखेंगी आगे जाके कि हमें वो दोबारा हार्म ना कर पाए। सो इसको बोलते हैं बेसिकली वैक्सीनेशन होना। ठीक है, तो वैक्सीनेशन में क्या होता है, कोई भी उसका वीकेंड वेरिएंट जो वीक हो, जो हमको ज्यादा हार्म ना पहुंचा पाए, या फिर डेड वेरिएंट जो होता है, जो मरा हुआ वेरिएंट होता है, वो हमारी बॉडी को इंट्रोड्यूस करा जाता है ताकि हमारी बॉडी में वो घुसे और हमारी बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज डेवलप हो जो उससे फाइट करें और उसको किल कर दें। ठीक है, और आगे वाले पैराग्राफ में आपकी जो बुक में दे रखा है वो ये दे रखा है कि यही जो एंटीबॉडीज हैं वो कुछ समय तक याद रखती हैं ताकि आपको वही सेम डिजीज आगे ना हो पाए। अच्छा, जैसे कि आपने पोलियो के बारे में सुना है, अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं उसकी, कि भाई पोलियो का एक ड्रॉप बहुत जरूरी होता है जो बच्चे के पैदा होने पे ही उसको दे दिया जाता है ना। तो पोलियो क्या होता है कि कोई भी शरीर का एक अंग, मतलब कि कोई भी ऑर्गन हमारा ऐसा रह जाता है जो छोटा होता है, कि जैसे कि एक हाथ हमारा लंबा है, एक हाथ छोटा रह गया, एक पैर हमारा छोटा रह गया, या किसी भी पैर पे या हाथ पे कहीं पे भी इफेक्ट कर सकता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेसिकली कि पोलियो से बचने के लिए वैक्सीनेटेड होना। तो ये क्या होता है कि बच्चे को शुरू में लगवा दी जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है और इसकी एड भी आप लोगों ने बहुत देखी होगी कि पोलियो का एक ड्रॉप दिलवाएं एंड समथिंग, जो ऐसे वो बोल के जाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्मॉल पॉक्स जो है वो भी इरेडिकेट हो गया है। इरेडिकेट मतलब बहुत कम हो गया है। आपने सुना होगा कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगने के बाद भी बोलते हैं कि भाई वैक्सीन तो लग गई, बट जब हम छोटे होते हैं तो एक बारी स्मॉल पॉक्स सभी को जरूर होते हैं। ठीक है, ये बात ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सभी को, जैसे कोई ऐसा भी होता है कि जिसको ना भी होते हो, ठीक है, जिसके ऊपर वैक्सीनेशन अच्छे से काम कर गई हो, बट वैक्सीनेटेड होने के बाद भी ये बोला जाता है कि बचपन में ही एक बारी फिर भी स्मॉल पॉक्स सबको हो जाते हैं और वो जीवन में सिर्फ एक ही बार होते हैं। हाँ, किसी की बॉडी ऐसी होती है जिसको एक बारी छोटे होने पे भी और एक बारी बड़े होने पे भी होते हैं, बट वो ज्यादा अपना इफेक्ट नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि वी आर वैक्सीनेटेड, हमें बचपन में इस चीज की वैक्सीन लग चुकी है। ओके, अब ये जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो किसने डिस्कवर करी थी? एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर करी थी इन 1798। 1798 में एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया था। ओके, अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि और किस किस की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस, टीबी, और एक होता है बीसीजी की वैक्सीन होती है। आई एम कंफ्यूज कि वो किस चीज के लिए लगती है, आई डू नॉट रिमेम्बर, बट एक वैक्सीन होती है बीसीजी, ये भी बिल्कुल छोटे होने पे ही लगती है। अब जैसे कि हम बात करें अभी कि
कि भाई ये सारी वैक्सीन तो हमें पैदा होते ही लग गए। अब आगे वाले आने वाले टाइम में क्या होगा कि ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है वो भी बच्चों को पैदा होने पे ही लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इट्स अ वेरिएंट जो हम एयर में प्रेजेंट है, और जो चीज एयर में प्रेजेंट है वो जब आप ब्रीथ करोगे तो तब तो आपको हो ही जाएगी। सो दैट्स वाई अब कुछ टाइम में जब सब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे अच्छे से, तो तब क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ बर्थ के बाद ही जब वैक्सीनेटेड होने का टाइम आता है तभी बच्चों को ये वैक्सीन लग जाया करेगी। तो ये वैक्सीन भी बिल्कुल इन्हीं सब वैक्सीन की तरह ट्रीट करी जाएगी। ओके, अब आते हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अच्छा, सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करता है, ये टॉपिक मैंने स्किप कर दिया है जस्ट बिकॉज मैंने वो पिछली वीडियो में अच्छे से समझा दिया था, इसी वजह से मैंने उसमें क्वेश्चन भी पूछा है। अब टॉपिक इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन करने में माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हेल्प करते हैं हमारी। ओके, सो अब सब कुछ तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकती, तो कुछ आपको बुक में से ऐसे ही पढ़ के समझा दे रही हूँ। जैसे कि पहेली एंड बूझो के लिए एग्जाम्पल दे रखा है कि उन लोगों ने क्या करा, एक कंटेनर लिया ए और एक कंटेनर लिया बी, मतलब उसके अंदर सॉइल भरी हाफा, उसके बाद कुछ में प्लास्टिक बॉटल्स, मग्स वगैरह ऐसी चीजें डाल दी, प्लास्टिक बैग्स, और दूसरे में क्या करा, ऑर्गेनिक वेस्ट डाला। ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जैसे कि डेड प्लांट्स हो गए, डेड प्लांट्स डाल दिए, वेजिटेबल पील्स डाल दी, और कभी कभी डेड एनिमल से भी ये चीज हो जाती है। ठीक है, तो उन पे क्या करते हैं, माइक्रोब्स एक्ट करते हैं और उनको खत्म कर देते हैं, और फिर उसके बाद उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है उन वेजिटेबल पील्स के अंदर, उन डेड प्लांट्स के अंदर, उन डेड एनिमल्स के अंदर, वो सब कुछ सॉइल में रिलीज हो जाता है, और दोबारा से जब कोई प्लांट वहां पे ग्रो होता है तो वो प्लांट जो है वो उन न्यूट्रिएंट्स को जो रिलीज हो चुके हैं अब सॉइल में, वो उन्हें यूज कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, कि ऐसे ये क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को। जैसे कि द प्लांट वेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। आपने मैन्योर के बारे में पढ़ा है कि मैन्योर किससे बनता है, ह्यूमन फीसेस हो गए, एनिमल फीसेस हो गए, ठीक है, अब प्लांट वेस्ट हो गए, डेड वेजिटेबल, वो वेजिटेबल पील्स हो गए, इन चारों चीजों को मिला के क्या बनता है, मैन्योर बनता है। तो उसके ऊपर भी माइक्रोब्स एक्ट करते हैं, तभी जाके वो जो मैन्योर होता है वो अपने जो, जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं इन सब चीजों पे, तो ये इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में छोड़ देता है। तो इस चीज को बेसिकली हम बोलते हैं मैन्योर। अब द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन। वो जो प्लांट वहां पे अब ग्रो होगा वो दोबारा से इन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सकता है जो डेड प्लांट से सॉइल में चले गए हैं बाय द एक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ओके, नाउ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन किया था कि आपने देखा हो कि कोई भी क्रो है या कोई भी बर्ड है, कोई भी एनिमल है, वो मर गया है, आप क्या देखोगे, 1 घंटे तक उस पर कुछ असर नहीं हुआ, 2 घंटे तक उस पर कुछ असर नहीं हुआ, मान लो 3 घंटे तक भी कुछ असर नहीं हुआ, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल सड़ जाएगा। जब उस पे कीड़े लग जाएंगे तो वो क्या है, वो माइक्रोब्स हैं छोटे छोटे जो एनवायरनमेंट से उस पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज सेम होती है, और कुछ टाइम बाद अगर वो चीज वहीं पे पड़ी रहेगी ना और आप उसको रेगुलरली नोटिस करोगे तो देखोगे कि वो चीज कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और एक दिन वो खत्म हो जाएगी वहां पे पड़ी पड़ी, क्योंकि अब माइक्रोब्स इस पे इतना अच्छे से एक्ट कर चुके हैं कि उसने बिल्कुल फिनिश कर दिया है, और वो जो उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे वहीं पे गिर गए, मतलब सारे वहां की मिट्टी में या उस पत्थर पे जहां पे भी वो चीज रखी हुई है वो सब उसमें आ गए हैं। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं
डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। किसको? डेड और ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पर एनिमल्स का समटाइम्स, कभी कभी ही होता है। बेसिकली प्लांट से ये चीज होती है कि वो उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती है, ताकि अब इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आगे दोबारा से यूज हो पाए। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये 3 बेनिफिट्स जो पिछली वीडियो में रह गए थे जस्ट बिकॉज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, वो आपको समझ में आए होंगे। अच्छा, अगर प्लीज सब कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इंटरेक्शन के लिए प्लीज कमेंट जरूर किया करो यार, कुछ तो रिस्पॉन्ड किया करो कुछ। ठीक है, अब जैसे कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि एक टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया, तो दूसरे टॉपिक सेकेंड वीडियो से स्टार्ट होगा। ओके, और पहली वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाके पहले उसे देखना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वीडियो देखने के बाद एक बारी अपनी बुक से जरूर रीड किया करो कि क्या लिखा है बुक में क्या लैंग्वेज लिखी है और क्या क्वेश्चंस उस पे आ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो मेन चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए वो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। जस्ट रीड इट थ्रू योर बुक एक बारी। ओके, सो स्टडी वेल स्टूडेंट्स।